हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों, इन्वायरमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी के 9th एडिशन में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए इसका चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है कंजर्वेशन एफर्ट्स, उसका पार्ट 3 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। साथियों, लास्ट चैप्टर्स में हमने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट एलिफेंट को समझा है, मतलब लास्ट पार्ट्स में। अब हम आज यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट वल्चर के बारे में आपको बताएंगे। अब देखिए, बेसिकली जब हम शुरू में समझाते हैं तो ये समझाएंगे कि इंडिया के अंदर कितनी स्पीशीज़ हैं वल्चर की, जो कि वल्चर इन अ वाइल्ड कहेंगे। तो ये समझिए, यहाँ पे गौर से समझिएगा, मैं आपको लिख के या ऐसे भी बताती चली जा रही हूँ। इसमें सबसे पहली जो है उसे हम लोग बोलते हैं ओरिएंटल वाइट बैग्ड वल्चर। ओरिएंटल वाइट बैग्ड वल्चर, इसका बायोलॉजिकल नेम जिप्स बैंगेलेंसिस है। दूसरे नंबर पे आती है जो है स्लेंडर बिल्ड वल्चर, जिसे जिप्स टेन्यूरोस्ट्रिस कहते हैं। तीसरे नंबर पे आती है लॉन्ग बिल्ड वल्चर, जिसे जिप्स इंडिकस कहा जाता है। चौथे नंबर पे आती है इजिप्शियन वल्चर, जिसे न्यूफ्रॉन परक्नोपेट्रिस कहा जाता है। पांचवें नंबर पे आती है रेड हेडेड वल्चर, जो कि है सार्कोजिप्स कैल्वस। 6 नंबर पे आती है इंडियन ग्रिफॉन वल्चर, जिसे जिप्स फल्वस कहते हैं। 7वें नंबर पे है अपनी हिमालयन ग्रिफॉन, जिसे जिप्स हिमालयनसिस बोलते हैं। 8वें नंबर पे है अपनी सिनेरियस वल्चर, जिसको जो है वो एजिपियस मोनाकस कहते हैं। 9th नंबर पे अपनी बियर्डेड वल्चर या लेमरजियर, जिसे हम लोग जिप्स्टस बार्बिटस कहते हैं। तो ये कुछ 9 तरह की वल्चर की स्पीशी हैं जो आप पाओगे इंडिया में। अब देखिए, वल्चर की पॉपुलेशन जो इंडिया में कम हो रही है वो पहली बार कियोलादो नेशनल पार्क में जो है, जो कियोलादो नेशनल पार्क है राजस्थान का, वहाँ रिकॉर्ड करी गई थी। अब जो डिक्लाइन देखने को मिला जिप्स जीनस में इंडिया के अंदर, ये करीब 97% था करीब 12 साल के पीरियड में, 2005 तक ये देखा गया। सेम तरह से ऐसे ही कमी डिक्लाइन जो है वो दूसरे देशों में भी हुआ एशिया के अंदर, जैसे नेपाल में, पाकिस्तान में भी ये सीन देखने को मिली। अब देखिए, इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 3 स्पीशीज़ की आप पाओगे। एक तो जो मैंने आपको बताया था, जिसे कहते हैं वाइट बैग्ड वल्चर, ये वाली ओरिएंटल वाइट बैग्ड वल्चर। दूसरी स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ठीक है। और जो तीसरी है वो लॉन्ग बिल्ड वल्चर है। तो ये 3 तरह की वल्चर की स्पीशीज़ इंडिया के अंदर हैं इन अ वाइल्ड हैज़ डिक्लाइन। और ये तीनों जो हैं वो मतलब हैं तो इंडिया के अंदर सारी ऐसे 9 की 9 हैं, लेकिन जो मेन डिक्लाइन देखने को मिला है वो बहुत तेज़ी में पिछले 10 सालों में इन तीनों में देखने को बहुत तेज़ी में मिला है ना। बाकी तो ये है तो 9 की 9। अब देखिए, रेड हेडेड वल्चर या किंग वल्चर कही जाती है, उसके साथ स्लेंडर बिल्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर, इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में लिस्ट किया गया है। उसके अलावा पॉपुलेशन जो इजिप्शियन वल्चर्स की हैं, वाइट बैग्ड वल्चर की है, ये भी काफ़ी इसमें कमी देखने को मिली इंडिया में, और इसलिए अब इनमें जो है इसे भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है। अच्छा, शुरू में तो ये सोचा गया कि जो कमी देखने को मिल रही है, डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन में, वो इस वजह से है कि हो सकता है कि खाने की इनको कमी पड़ रही हो। अब खाते ये लोग क्या हैं, डेड लाइफ स्टॉक्स खाते हैं, तो हो सकता है कि खाने की कमी हो, या ऐसा हो सकता है कि कोई वायरल एपिडेमिक डिजीज़ आ गया हो जिसके इन्फेक्शन से लोग मर रहे हैं। बट बाद में पता चला कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो एक ड्रग की वजह से जो है वो कम हो रही है। ड्रग था डाइक्लोफेनाक। आइए अब समझाते हैं डाइक्लोफेनाक सोडियम क्यों एक ये वजह बना इनके डिक्लाइन की। दोस्तों, डाइक्लोफेनाक ये एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इसे एडमिनिस्टर करा जाता है ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो। मतलब अभी आपने देखा होगा दांत वांत का दर्द होता है ना, तो पेन को कम करने के लिए ये ड्रग यूज़ किया जाता है। अब शॉर्ट फॉर्म में इसको जो नॉन
स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहे जाते हैं, इनको बोलते हैं NSAID। ठीक है, ये NSAID एसोसिएटेड है विद एडवर्स किडनी के फेलियर से। और ये होता है क्यों? क्योंकि सिंथेसिस जो है रीनल प्रोस्टेल ग्लैंडिस का ये कम हो जाता है, किडनी मतलब रीनल कहेंगे। अब वल्चर जो है वो ब्रेक डाउन तो कर नहीं पाते केमिकल को डाइक्लोफेनाक के, और इसलिए ये किडनी फेलियर से सफ़र कर जाते हैं। जब कब सफ़र करते हैं भाई, इनके पास कहाँ से ड्रग आ गया? व्हेन दे ईट द कार्कास ऑफ एनिमल, जिन्हें इस ड्रग को खिलाया गया हो, डाइक्लोफेनाक ड्रग को, हाँ, और उनको खा लें वल्चर, तो ये हो जाती है कहानी। अब देखिए, विसरल गाउट एक क्या होता है कि इकट्ठा हो जाता है ये यूरिक एसिड टिश्यूज़ के अंदर एंड सरफेस पे आ जाता है इंटरनल ऑर्गन्स की। ये पहली बार ऑब्जर्व करा गया 85% में डेड वल्चर्स जो मरी उनके अंदर, और डेथ जो इस किडनी फेलियर से हुई, जिसे जाना गया कि यही एक वजह है एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक फेलियर या टॉक्सिक डिजीज जो है देखने को मिला, एज अ रिजल्ट इसका है। अब देखिए, इसके अलावा नेक ड्रूपिंग, मतलब वल्चर क्या करते हैं ना, इस बिहेवियर को करते हैं फॉर प्रोट्रैक्टेड पीरियड्स ओवर कई हफ्तों तक बिफोर कोलैप्सिंग एंड फॉलिंग ऑफ ट्रीज, और जस्ट प्रायर टू द डेथ ये काम ये वल्चर्स करते हैं। ये सिर्फ ऑब्वियस बिहेवियरल इंडिकेशन है कि बर्ड जो है वो बीमार है। नेक ड्रूपिंग को हेल्दी बर्ड्स में भी देखा गया है अंडर हॉट कंडीशन, अगर वो बहुत गर्म में रह रहे हैं तो इन सब चीज़ों को आप समझ ही रहे होंगे कि क्या है, कैसे है, क्या चीज़ें चल रही हैं। थोड़ा नेक ड्रूपिंग एक्सप्लेन कर दूं। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जो बर्ड है वो अपनी गर्दन को झुका लेती है, समझते हैं ना, अपनी नेक को ड्रूप कर सकती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग होती है, मतलब बेसिकली हेल्थ कंडीशन दिखाता है, इन्फेक्शनेट कोई डिजीज़ हो गया है तो सिक लेथार्जिक टाइप की लगेगी, ड्राउजी टाइप की लगेगी। तो ये बात है। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक जो कि कहता है मेलोजिकैम एंड ऑल्टरनेटिव। ये क्या है साथियों? मेलोजिकैम ये एक सेकेंड जनरेशन का, यही जो मैंने आपको बताया NSAID है, और ये डिक्लोफेनाक से ज़्यादा सही है अगर आपको लाइफ स्टॉक का ट्रीटमेंट करना है। इसमें साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं एंड ये ह्यूमंस के यूज़ के लिए भी अप्रूव करा गया है 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर। मेलोजिकैम ये लाइसेंस्ड है एज अ वेटरनरी ड्रग इंडिया के अंदर, यूरोप के अंदर और USA के भी अंदर। ठीक है, अच्छा, बैन है लेकिन अभी भी यूज़ में है, ये तो मैंने भी देखा ही है। देखिए, सरकार ने इसको मई 2006 में ही बैन कर दिया था, जो वेनेटरी यूज़ है डिक्लोफेनाक का, लेकिन अभी भी इतना देखा जाए तो इसका यूज़ करा जाता है ना, जो है सिक कैटल वगैरह को कोई बीमार है तो यूज़ करने के लिए। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन फॉर्म या डिक्लोफेनाक काफ़ी सस्ता आता है बाकी सारे ड्रग से कंपैरिजन में, जैसे मेलोजिकैम वगैरह, है ना। सेफ्टी है उनकी वल्चर्स को लेके, लेकिन ये क्या कहते हैं कि हमें थोड़ी ना दिक्कत है, वल्चर्स को दिक्कत है। और मनुष्य को जब तक खुद के लिए दिक्कत नहीं होती है तब तक वो जानवरों की इतनी ना केयर नहीं करता है। तो बैन है तब भी आप देखोगे तो मिल जाएगा ही जाएगा। अब देखिए, सिग्निफिकेंस क्या है वल्चर्स की इंडिया के अंदर। दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आ रही होगी कि भाई आखिरकार वल्चर्स की क्या इम्पोर्टेंस है अगर हम बात करें इंडिया में। तो बेसिकली अब ये बात आती है, ये इम्पोर्टेंस क्या है वल्चर्स की इंडिया के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, देखो भैया, जो जानवर मर गए हैं, ठीक है, तो उसको खाती है वल्चर्स, तो इससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है ना, क्लीन रहता है। दूसरा, डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करती हैं एज़ पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। होता क्या है कि आपको बताऊं, पारसी कम्युनिटी में, अब तो खैर इतना नहीं ये है, लेकिन इसमें था कि डेड बॉडीज़ को ऐसे ही जो है रखा जाता था, वल्चर्स खाती थी। तो डिस्पोजल होता है डेड बॉडीज़ का, उसके लिए बहुत ज़रूरी है वल्चर्स। ये प्राइमरली रिमूव करती हैं कैरियन को इन
इंडिया एंड अफ्रीका। तो वल्चर्स को भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमसे क्या मतलब। हाँ, वल्चर नहीं होगी तो क्या होगा, आप ये भी बता दो। जो दूसरे स्कैवेंजिंग स्पीशीज़ है ना, उनकी जो पॉपुलेशन के साथ इक्विलिब्रियम बनता है वो अफेक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि अलग अलग तरीके की चीज़ें होंगी, मूवमेंट होगा फीरल डॉग्स का इनटू कार्कस डंप्स, जिससे क्या डिजीज़ और फैलेगा। अब वो सब वही कुत्ते उत्ते खाएंगे ये सब चीज़ें, तो रेबीज, आर्थ्रैक्स और फैलेगा। और जो ट्रेडिशनल कस्टम था पारसीज का कि डेड बॉडी को रखना है टावर ऑफ साइलेंस में, वल्चर्स उसको खाती हैं, ये भी अफेक्ट करेगा। इसके अलावा लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी लोकल हाइड और बोन कलेक्टर्स के लिए, जो क्लीन कारकसेस पे ही जो है रिलाई करते हैं। भाई उनको बढ़िया हड्डी वड्डी मिल जाती है ना, अपना अर्न करते हैं, जीवन इसी को जो है चलाते हैं इस तरीके से कुछ बना बनू के। तो ये बात है। तो वल्चर सेफ्टी जोन्स क्या हैं थोड़ा समझा देते हैं साथियों। कॉन्सेप्ट इस VSZ का काफ़ी यूनिक है एशियन कॉन्टिनेंट के लिए, बट सेम तरह का वैसे ही VSZ है जैसा आपको यूरोप और अफ्रीका में देखने को मिलेगा। एम यह है इसको डेवलप करने का कि हम एक टारगेट इस्टेब्लिश करेंगे जिसमें हम अवेयरनेस एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देंगे आसपास के 150 किलोमीटर के रेडियस में वल्चर्स के, ठीक है, जहाँ पे वल्चर्स की कॉलोनीज़ हैं, ताकि वहाँ पे कोई भी डेक्लोफेनाक या कोई भी इस तरह का टॉक्सिक ड्रग ना देखने को मिले कैटल कार्कासेस में, मेन जो फूड होता है वल्चर का, ताकि क्या होगा उनको सेफ फूड खाने को मिलेगा। तो VSZ जो है ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक फैलेगा, कवर करता है जिम कॉर्बेट को उत्तराखंड के, दुधवा को, उसके अलावा करतारनिया घाट जो फॉरेस्ट रिजर्व है यूपी में, जो आसपास का इंडो नेपाल बॉर्डर को ज्वाइन करता है। नेपाल ने तो ऑलरेडी इसको सेटअप कर दिया है इंडियन बॉर्डर्स पे। तो ये कुछ कहानी है। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा थोड़ा ये समझते हैं, ठीक है। जो VSZ है ये आपको एक सेफ सोर्स रहेगा फूड का, जिसमें कंटामिनेशन नहीं होगा वेटेरिनरी ड्रग का, पॉइजन्स का, दूसरे एग्रीकल्चर केमिकल्स का। उसके अलावा एक्स्ट्रा फूड जो पास में होगा टू ब्रीडिंग कॉलोनीज, इससे ब्रीडिंग सक्सेस बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा सर्वाइवल का चांस यंग वल्चर्स का। एडिशनल फूड जैसे कि बोन के टुकड़े फ्रैगमेंट्स हो गए जो कि सप्लाई होंगे ब्रीडिंग बर्ड्स को। इससे क्या होगा कि रिस्क, जो डिजीज़ के स्प्रेड होने का रिस्क है वो कम होगा। एक जगह होगी साइंटिस्ट के लिए जहाँ वो स्टडी कर सकते हैं बायोलॉजी को, इकोलॉजी को, इन सारे जो खतरे में स्पीशी हैं, जो थ्रेटेंड स्पीशी हैं उनका। एक अपॉर्चुनिटी रहेगी ताकि हम पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा सकें ऑन वल्चर के कंजर्वेशन को लेके, और इसके चलते फंड्स को भी रेज कर सकें। और एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी को टूरिस्ट के लिए, ताकि इन सारे जो मैग्निफिशेंट बर्ड्स हैं उन्हें ऑब्जर्व किया जा सके, ठीक है, देखने वगैरह के लिए लोग आ सकते हैं। तो अब जोन्स की बात करते हैं। तो जो जोन उत्तराखंड और नेपाल के बीच की है, ठीक है, जिसमें आपका कॉर्बेट से लेके कतरिया घाट तक आता है, तेराई बेल्ट है, ये करीब 30,000 स्क्वायर किलोमीटर की है। इसे वल्चर सेफ जोन मार्क करा जाएगा। स्लेंडर बिल्ड वल्चर और वाइड बैक्ड वल्चर ये देखने को मिलती है इस एरिया में, जो कि एक मार्शी ग्रासलैंड है, सवानाज है और फॉरेस्ट है। सेम तरह से देखा जाए तो एक बेल्ट जो डिब्रूगढ़ की है आसाम में, वहाँ से लेके जो आपका नॉर्थ ऑफ लखीमपुर अरुणाचल प्रदेश में जो है आता है, इसमें भी आपको जो है वो कंजर्व करा जाएगा एज अ वल्चर सेफ जोन के तौर पे, जहाँ पे स्लेंडर बिल्ड और वाइड बैक्ड स्पीशी वल्चर्स की देखने को मिलती हैं। और तीसरे नंबर पे जो थर्ड जोन है वो आपके सेंट्रल इंडिया के अंदर छत्तीसगढ़ को कवर करता है, जहाँ पे वाइड बैक्ड और लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स पाई जाती हैं, ठीक है। जोन समझ गए, तीनों जोन्स। तो क्या करा जाएगा, तो डेक्लोफेनाक फ्री जोन्स जो हैं इसमें पूरी तरह से डेक्लोफेनाक का रिमूवल हटा दिया जाएगा आइडेंटिफाइड वल्चर सेफ जोन्स में। मतलब समझे ना, वो वल्चर सेफ जोन मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे वल्चर कॉलोनीज को आइडेंटिफाई किया गया है। अच्छा, अब एक वल्चर रेस्टोरेंट्स क्या है, क्या बात है। इन रेस्टोरेंट्स में टेबल को रिजर्व करा जाएगा यूनिक और रेयर वल्चर्स के लिए। ये महाराष्ट्र और पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के द्वारा किया गया है। इन रेस्टोरेंट्स का एम ये है कि हम
जो फास्ट ग्रोइंग वल्चर पॉपुलेशन है उसे कंजर्व करेंगे। अनकंटामिनेटेड फूड की तो कमी है ना, जिसमें कोई दिक्कत ना हो, यही रीज़न है वल्चर का डिक्लाइन का, क्योंकि ये सारे स्कैवेंजर्स जो है वो डाइक्लोफेनाक फ्री कर्सासिस खा नहीं पाते हैं, है ना, वो तो मिलता नहीं है। तो इन रेस्टोरेंट्स में उनको ये चीज़ें मिलेंगी। और वीआर के अंदर जो वेस्टर्न रेस्टोरेंट हैं इनमें इन्वॉल्वमेंट होगा लोकल कम्युनिटीज़ का भी इन सीटू कंजर्वेशन में। बहुत ही ड्यूअल बेनिफिट्स मिलेंगे वल्चर्स को, हमारी सोसाइटी को भी मिलेंगे। लोग इन्फॉर्म करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अगर ऐसा होगा कि एनिमल मरा कोई गांव के अंदर, और डिपार्टमेंट एनिमल का, डेड एनिमल को टेस्ट करेगा कि कहीं डाइक्लोफेनाक उसके अंदर है कि नहीं है। और अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं है तो फिर सही है। और अगर इन द एब्सेंस ऑफ डिपार्टमेंट पेज मॉनेटरी बेनिफिट टू द ओनर ऑफ एनिमल एंड इन्फॉर्मर, ट्रांसपोर्ट इट टू द वल्चर रेस्टोरेंट। ठीक है। अच्छा, अगर मानो डाइक्लोफेनाक नहीं मिलता है तो क्या होगा कि डिपार्टमेंट पैसा वगैरह दे देगा ओनर को या जो इन्फॉर्म करेगा उसको, और वही जानवर लाके वल्चर के रेस्टोरेंट में रख दिया जाएगा। वल्चर आराम से उसको चाव से खाएंगे। इसके अलावा जहाँ पे भी वल्चर की नेस्टिंग मिलेगी, कंजर्वेशन मेजर्स जैसे कि सेफ फूड पास में दिया जाएगा नेस्टिंग ट्रीज के, लगातार प्रोटेक्शन किया जाएगा हर तरह के डिस्टर्बेंसेस वगैरह से, ये सब बिना देरी के किया जाएगा। फ़ायदा, बेनिफिट्स, देखिए कंजर्वेशन होगा वल्चर का, एक्सटेंशन नहीं होगा, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा कंजर्व करने में, इकोनॉमिक इंसेंटिव मिलेगा जो लोकल कैटल ब्रीडर्स हैं, और डाइक्लोफेनाक का यूज़ हटाया जाएगा। जागरूकता, दैट इज़ अवेयरनेस बढ़ेगी, डाइनिंग स्पॉट्स रहेंगे। पंजाब, काथलोर, चंदोला और चामरौर में पंजाब के अंदर, और महाराष्ट्र में ये है गाद, चिरौली, थाने, नागपुर, नासिक, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आप पाएंगे। ठीक है, ये कहानी इसकी समझे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो कहता है ब्रीडिंग सेंटर्स इन इंडिया के बारे में। क्या है ब्रीडिंग सेंटर्स इन इंडिया, थोड़ा गौर से समझिएगा। साथियों, वल्चर की ब्रीडिंग और कंजर्वेशन सेंटर ये ऑलरेडी आपको पिंजौर हरियाणा में देखने को मिलते हैं 2001 से, और रानी दैट इज़ गुवाहाटी असम के अंदर एक दूसरा इस्टेब्लिश करा गया था एट बक्सा में वेस्ट बंगाल के अंदर 2005 में। सेंट्रल जू अथॉरिटी इंडिया की ये पूरी तरह से कमिटेड है सपोर्ट करने के लिए चारों ऐसे सेंटर्स को जूज में, जो कि जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर के थे। ये 2006-07 में किया गया था। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और BNHS ने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया रिलीज़ करने के लिए 30 यंग वल्चर्स को फ्रॉम ब्रीडिंग सेंटर्स टू डिमार्केटेड सेफ जोन्स में एट 3 प्लेसेस। कब तक? बाय द ईयर 2014 तक ये बात करी गई थी। दो जो ब्रीडिंग फैसिलिटीज़ थी वो तो कुछ साल पहले ही हो गई थी, लेकिन रिप्रोडक्शन में टाइम लगता है ना वल्चर्स में, तो यंग वल्चर्स ने एटलीस्ट 4 से 5 साल लेते हैं उड़ने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे क्या मेजर्स लिए गए कंजर्व करने के लिए वल्चर्स को। तो दोस्तों, ये वेटनरी ड्रग डिक्लोफेनाक को बैन कर दिया गया है इंडियन और नेपालीज सरकारों के द्वारा। इसके अलावा मैंने बताया था मेलोजिकैम एक सेफ ऑल्टरनेटिव है वल्चर्स के लिए और दूसरे स्कैवेंजिंग बर्ड्स के लिए। इसे प्रमोट करा जा रहा है कि इसे डिक्लोफेनाक की जगह रिप्लेस करा जाए। भारत की सरकार लेकर आई नेशनल एक्शन प्लान 2006 का वल्चर को कंजर्व करने को लेके, और एक्शन प्लान ये था, इसमें स्ट्रैटेजीज थी, एक्शंस थे, जिससे हम ये गिरती हुई पॉपुलेशन वल्चर्स की बचा सकें। इसके अलावा प्रोटेक्शन स्टेटस, ये जो वाइड बैक्ड और लॉन्ग बिल्ट और स्लेंडर बर्ड वल्चर का है, इसे अपग्रेड करा गया। शेड्यूल 4 से शेड्यूल 1 में डाला गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। इसके साथ साथ वल्चर सेफ्टी जोन्स लाए गए, वल्चर रेस्टोरेंट साइट्स बनाई गई, वल्चर कैप्टिव केयर फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करा गया पंचकुला में। स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करा गया कि आप भी वल्चर केयर सेंटर बनाइए, जिससे ये तीनों स्पीशी वल्चर की कंजर्व हो सकें जो बहुत खतरे में हैं। इसके साथ कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स को भी बनाया गया ताकि हेल्दी बर्ड सिक्योर करी जा सके फॉर फ्रॉम द वाइल्ड या फिर ब्रीडिंग इन कैप्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ कंजर्वेशन और फ्यूचर रिलीज के लिए। अवेयरनेस रेजिंग एक्टिविटीज़ जिनका टारगेट करना था अलग अलग ग्रुप्स पे, जैसे वेटरनेरियंस पे, फार्मासिस्ट पे, स्कूल के बच्चों पे, गवर्नमेंट एजेंसीज पे, कंजर्वेशन पार्टनर्स पे, लोकल कमिटीज़ पे, ये ऑर्गेनाइज करी जा रही थी जो है रेगुलरली। अब आता है कि इंडिया का रोल क्या है।
कंजर्वेशन में ना। एक बात ये है ना, इंडिया ने क्या रोल निभाया कंजर्वेशन में। तो इंडिया ने एक मोशन IUCN के अंदर जो है वो मूव करा था 2004 में वल्चर को कंजर्व करने को लेके, जिसे जो है एक्सेप्ट करा गया था इन द फॉर्म ऑफ IUCN रेजोल्यूशन, जो कहता था कि जिप्स वल्चर रेंज कंट्रीज जो हैं वो एक्शन ऐसा लें जिससे हर तरह का यूज़ डिक्लोफेनाक का रोका जाए वेटरनरी एप्लीकेशन में, और इस्टेब्लिशमेंट हो IUCN साउथ एशियन टास्क फोर्स का अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ IUCN एंड रेंज कंट्रीज, जिसके माध्यम से डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंट करा जाएगा नेशनल वल्चर रिकवरी प्लान को, जिसमें कंजर्वेशन, ब्रीडिंग और रिलीज शामिल होगा। अब एक चीज़ यहाँ आती है, वो कहता है सेफ, दैट इज सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटेंशन। इसका शॉर्ट फॉर्म है सेव। देखिए ये एक कंसोर्टियम है जिस लाइक माइंडेड रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे बनाया गया था देखने के लिए और साथ में मिलकर काम करने के लिए। इसके माध्यम से कंजर्वेशन, कैंपेनिंग और फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ करी जाती, जिससे क्या होता, साउथ एशिया के वल्चर को जो है वो उनकी जो भाई जो जनसंख्या है उसे बढ़ाया जा सकता। अब सेव करने के लिए तीनों ही स्पीशीज़ की जिप्स वल्चर की, दैट इज़ कौन कौन सी मैंने आपको बताया, ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर जिसे हम लोग वाइट रम्ड वल्चर भी कहते हैं, दूसरी कौन सी है लॉन्ग बिल्ड वल्चर, और तीसरी कौन सी है स्लेंडर बिल्ड वल्चर। अब पार्टनर्स इसमें कौन कौन से हैं ये समझिएगा। बर्ड कंजर्वेशन नेपाल बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इंडिया से, इंटरनेशनल सेंटर फॉर बर्ड्स ऑफ प्रे UK से, नेशनल ट्रस्ट फॉर नेचर कंजर्वेशन नेपाल से, रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स UK से, और एशिया का फर्स्ट जिप्स वल्चर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम लॉन्च हुआ पिंजौर में। 2 हिमालयन गिफन्स को भी रिलीज़ करा गया इनटू द वाइल्ड फ्रॉम द जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर से, और हिमालयन गिफन को क्लोजली रिलेटेड है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेजिडेंट जिप्स स्पीशी ऑफ वल्चर से, बट लेकिन ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में नहीं आता है। चलिए अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, जो कि है प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनो। साथियों वन हॉर्न राइनोसोरस ये भी उन 21 स्पीशी में से एक स्पीशी है जिसे आइडेंटिफाई करा गया रिकवरी प्रोग्राम के लिए फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अप्रॉक्सीमेटली 75% जो पूरी पॉपुलेशन है इस वन हॉर्न राइनोसोरस की अब ये इंडिया में देखने को मिलती है, करीब 3 स्टेट्स के अंदर, जो कि आप पाओगे आसाम, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च करा एक नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी फॉर द इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए। उद्देश्य ये था कि हम रीपॉपुलेट करेंगे राइनोसोरस की पॉपुलेशन को इन एरियाज़ में जिनको यूज़ करा, ऑल्सो विच यूज टू होल्ड द राइनोसोरस, जिनमें पहले भी राइनोसोरस था। कैसे लेकर आएंगे, बाय ऑगमेंटिंग एग्जिस्टिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स, और इसको मजबूत बनाएंगे साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के माध्यम से। साथियों मिनिस्ट्री ने स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर असम, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के, इसमें साथ में सपोर्ट भी लिया गया दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का। इन लोगों ने मिलकर कुछ कदम उठाए सही जो थे इसी ही दिशा में, और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन करा गया 2nd एशियन राइनो रेंज स्टेट कंजर्वेशन मीटिंग में, जिसे 2019 में किया गया था एट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज न्यू दिल्ली के अंदर, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव भूटान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया, नेपाल से आए थे और उन्होंने इस मीटिंग को इंडिया के अंदर अटेंड किया था। तो अब इंडियन राइनोसोरस विजन 2020 क्या है साथियों? इंडियन राइनो विजन 2020 को इम्प्लीमेंट करा गया डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के द्वारा। आसाम विद दी बोडो ऑटोनोमस काउंसिल एक एक्टिव पार्टनर था इसका। प्रोग्राम को सपोर्ट करा गया WWF इंडिया के द्वारा। WWF एरियाज़ में एशियन राइनो और एलिफेंट एक्शन स्ट्रैटेजी प्रोग्राम थे। इसके अलावा इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, सेव द राइनोस कैंपेन, जूलॉजिकल इंस्टीट्यूशन का पूरे वर्ल्ड वाइड में, और बहुत सारे लोकल NGOs के द्वारा भी। साथियों इस प्रोग्राम का विजन ये था कि हम टोटल नंबर जो राइनो फाउंडेशन का है आसाम में उसे बढ़ाएंगे, 2000 से 3000 कर देंगे सन 2020 तक।
और इंश्योर करने के लिए इन सारे राइनोस को कि ये 7 प्रोटेक्टेड एरियाज में एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड हों, ताकि लॉन्ग टर्म वायबिलिटी लेने वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन को मिल सके। क्यों किया गया ये सब? देखिए, इतना राइनोस पे कॉन्सेंट्रेट एक सिंगल प्रोटेक्टेड एरिया में अगर करा जाए, जैसे काजीरंगा में, तो इसमें ये देखने को मिला कि मान लीजिए कोई कैलामिटी आ जाए, जैसे फ्लड्स आ जाए, एंडेमिक आ जाए, मैसिव पोचिंग अटेम्प्ट हो, तो एक ही जगह पे होंगे तो सारे का सारा खतरा हो जाएगा उन सभी को। जैसे पैसे रखते हो तो आप एक जेब में सारे रख दोगे अगर पैसे, तो पॉकेट किसी ने मारी तो पूरे ही पैसे चले गए, ठीक है। फर्दर कुछ राइनोस जो कि पॉबी तोरा में है, ये भी एक्सीड हो गए, इनकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब वहाँ पे जितनी रख सकते थे उससे ज़्यादा ही हो गए थे। नंबर्स को कम करना था ताकि प्रोटेक्ट कर सकें हैबिटेट को, और भाई रिस्क जो है इंक्रीजिंग राइनो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का वो भी कम कर सकें। तो राइनो की जो स्पीशीज हैं उसमें ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जिसे हम लोग राइनोसोरस यूनिकॉर्निस कहते हैं। दिक्कत ये हो रही है कि भाई पोचिंग वगैरह होती है ना, तो यहाँ पे एंटी पोचिंग, मॉनिटरिंग, ट्रांसलोकेशन, कम्युनिटी कंजर्वेशन किया जाएगा, ये एक्टिविटीज़ रहेंगी। ट्रांसलोकेशन यही बैकबोन है इस IRV, दैट इज़ इंडियन राइनो विजन 2020 प्रोग्राम का था, और गोल ये था कि हम पोटेंशियल राइनो हैबिटेट एरियाज़ को जो है पता लगाएंगे, जैसे मानस नेशनल पार्क, दिब्रू साइगोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाओखोआ, बूरा छपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ अच्छी पॉपुलेशन हो राइनो की थ्रू ट्रांसलोकेशन। और ये कहाँ से लेके आएंगे? ये काजीरंगा नेशनल पार्क और पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। साथियों, मानस नेशनल पार्क को सेलेक्ट किया गया था पहली साइट के तौर पर ट्रांसलोकेशन करने के लिए राइनोस को, और 10 राइनोस को रिलीज़ करा गया था मानस में सिंस 2008। 10 और राइनोस को मूव करा जा रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क से बिफोर द एंड ऑफ ईयर। खैर वो सब जो हो चुकी हैं, है ना, उससे पॉपुलेशन जो खतरे में बचेगी। खैर इसके अंदर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड पढ़ेंगे, बट उसके पहले कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं जो आपको मैं बता दूं। आई थिंक 2 और पार्ट लगेंगे तब हम इजीली इसको कर पाएंगे, या फिर ऐसा करना पड़ेगा मुझे कि एक पार्ट काफ़ी लंबा लास्ट वाला बताना पड़ेगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, जैसा आपको सही लगे वैसा ही करा दूंगी। चलो, डू यू नो का एक बॉक्स ये कहता है कि CNG जो है इज़ नॉट विदाउट इन्वायरमेंटल ड्रॉबैक्स। बर्निंग CNG हाईएस्ट रेट पोटेंशियली हजार्डियस कार्बोनियल एमिशन निकालता है, ऐसा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी 2011 की स्टडी में बताया था। इसके अलावा एक डू यू नो का बॉक्स कहता है कि वुली राइनो, जिसे हम लोग क्विलोडोंटा एंटीक्विटेस कहते हैं, प्रोबेबली ये मोस्ट वेल नोन है ऑफ द एक्सटिंक्ट राइनोज में। तो इतना ही रखते हैं साथियों। कैसा लगा लेक्चर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। You will get all the links in the description box. You can also join my membership and enjoy the perks and also support me in my work. Plus ये लेक्चर्स आपको फेसबुक में मिल जाएंगे और व्हाट्सएप वगैरह हर सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप पा लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।